नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आरोही यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम सामान्य अध्ययन में इतिहास विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपने इसके पहले प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध देखा। आज हमें आंग्ल कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को देखना है। और एक बात मुझे आपसे युद्ध पढ़ने के पहले चर्चा कर लेनी है। कोई भी युद्ध हो, किसी युद्ध के कुछ न कुछ कारण होते हैं। हर युद्ध के कोई न कोई कारण, ध्यान रखिएगा। कारण युद्ध रटने का सबसे सरल तरीका, कारण के बाद हर युद्ध का अपना विस्तार होता है। हर युद्ध का अपना विस्तार होता है और हर विस्तार के बाद, चूंकि युद्ध अस्थायी नहीं रहता, हर विस्तार के बाद एक संधि होती है और इसी युद्ध का अपना महत्व एवं उसका प्रभाव भी होता है। हर युद्ध का, चाहे आप मेंस लिखेंगे या प्री पर आप चर्चा करेंगे, इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न बनते हैं। क्योंकि हम मुख्य परीक्षा पर चर्चा ना करके प्रारंभिक परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज मुझे जब द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध पर चर्चा करनी है, तो सबसे पहला प्रश्न यहां से बनता है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध का टाइम ड्यूरेशन, समय के बारे में आपने देखा कि 1749 से लेकर 1754 के बीच में द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। अब इस आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कोई न कोई कारण रहा होगा। अब यहां हम देख लेते हैं द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। यहां आप ऐसे देखें, द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का क्या कारण रहा होगा? द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के दो कारण थे, दो महत्वपूर्ण कारण थे। पहला कारण था डुप्ले की महत्वाकांक्षा। डुप्ले की महत्वाकांक्षा, जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो सामान्य सोच से अधिक सोचने लगता है। डुप्ले की महत्वाकांक्षा। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसी में है हैदराबाद और कर्नाटक के गद्दी के लिए संघर्ष। ठीक है, हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक स्थिति या हैदराबाद और कर्नाटक के गद्दी के लिए संघर्ष, ये द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के महत्वपूर्ण कारण है। पहला डुप्ले की महत्वाकांक्षा, दूसरा हैदराबाद और कर्नाटक की स्थिति। अब युद्ध का विस्तार, जो ये विस्तार का क्रम है, इस युद्ध का विस्तार दो चरण में होता है। पहला चरण खूब आपसे पूछा जाता है, अंबूर का युद्ध, महत्वपूर्ण है। अंबूर का युद्ध, इसका टाइम ड्यूरेशन है अगस्त 1749। अगस्त 1749 को अंबूर का युद्ध हुआ, जो अभी हम बताएंगे कहाँ है। कर्नाटक के पास बिल्लौर के आसपास अंबूर नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। और दूसरा विस्तार इसी में है, त्रिचनापल्ली का घेरा। ठीक है, आपने देखा कारण और विस्तार। विस्तार में अंबूर का युद्ध और दूसरा त्रिचनापल्ली का घेरा। 49 में अंबूर का युद्ध रहा और घेरा जो है 1752 में। ठीक है, इसका क्रम भी पूछा जाता है। इसके बीच में और छोटी मोटी घटनाएं होंगी, उनको हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। और युद्ध का अंत क्या रहा, किस संधि से रही? एक संधि पांडिचेरी की संधि, पीछे हमने चर्चा किया है पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि 1754 में हुई। इस संधि के माध्यम से द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ। यहां से आपसे प्रश्न बनेगा कि द्वितीय आंग्ल कर्नाटक की युद्ध किस संधि से हुई, प्रथम की किस संधि से हुई और तृतीय की किस संधि से हुई?
प्रथम के बारे में हमने एला सापेल की संधि बताई थी, द्वितीय ये है, तृतीय पेरिस, अभी उसको पढ़ना है मुझे। अब आपने देखा कि यहाँ हमें किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति पर देनी है, युद्ध के विस्तार पर चर्चा करनी है, इस संधि पे चर्चा करनी है और इसके प्रभाव पर भी चर्चा मुझे करनी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव रहा जो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ। इसी द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध में सबसे पहली बार सहायक संधि की गई। यहां से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए पूछा जाता है, भारत में कौन सा यूरोपीय था जो सहायक संधि का जन्मदाता था? तब तक आप सोचते रहें, हम चर्चा भी आपसे करेंगे। और सहायक संधि का विस्तार भारत में किसने किया? दोनों दो प्रश्न हैं। जन्मदाता तो डुबे को माना जाता है और विस्तार जो है वेलेस्ली की सहायक संधि, उसके समय में चरम पर रहता है। अब हम इस पर 3 प्रश्न 4 बनाएंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं, आपसे विविध तरीके से चर्चा करेंगे। आपने देखा कि कारण, विस्तार और संघ। अब देखना है कि हर युद्ध के लिए 2 पक्ष उत्तरदायी होते हैं, 2 पक्ष होना अनिवार्य होता है। जैसे आपने देखा इस युद्ध, इसको मटाएंगे, इस युद्ध के कारणों में डुप्ले की महत्वाकांक्षा और कर्नाटक हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति रही। इन्हीं राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर जो यहाँ के अंग्रेज और फ्रांसीसी रहे, ये गुटबंदी किए और उसी गुटबंदिता के चलते यहाँ एक युद्ध हो गया जिसमें अंबूर और कृष्णापल्ली के रूप में सामने लेके आगे बढ़ा और वह युद्ध कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के रूप में समग्रता से जाना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, ये गुट बनाते हैं। यहाँ आप देखें, सबसे पहले हैदराबाद, आप ऐसे लिखें, चूंकि गुटों से प्रश्न बनते हैं। जब गुटों से प्रश्न बनते हैं तो ऐसी स्थिति में इन गुटों में काफी कंफ्यूजन होता है, आपको करने में समस्या होती है, प्रायः सबको समस्या होती है, लेकिन इसको किसी ट्रिक के माध्यम से समझने की जरूरत होती है। ये मेरे समय की बात नहीं, बहुत पहले की बात है। तो हैदराबाद, मैंने बताया हैदराबाद की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, यहां भी गद्दी के लिए संघर्ष था। आप जानते हैं कि 1700, यहां लिख लें, 1748 में आसफ जाह की मृत्यु के बाद यहाँ की राजनीतिक स्थिति भयावह हो गई, राजनीतिक स्थिति अस्पष्ट नहीं। गद्दी के लिए 2 लोगों में संघर्ष हो गया, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ध्यान रखिएगा, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये कर्नाटक की इस त्रिभुज में आप हैदराबाद को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको दिखा, ये देखें, ये नासिर जंग है और ये मुजफ्फर जंग है, उधर ऊपर हैदराबाद है। इनको आप नाच के रूप में भी समझ सकते हैं। ये नासिर जंग जो हैदराबाद के निजाम आसफ जाह रहे, आसफ जाह इनके पुत्र थे। इनके पुत्र, आसफ जाह के पुत्र और आसफ जाह के पौत्र, पुत्री के पुत्र, ठीक है, के बीच गद्दी को लेके संघर्ष हो गया। अब गद्दी का वास्तविक उत्तराधिकारी कौन था, इसके लिए यहां संघर्ष चल रहा था। अब यहां आंतरिक राजनीतिक स्थिति खटासपूर्ण थी और दूसरी तरफ इसी के समकक्ष हैदराबाद, यहां देखें मैप में, हैदराबाद यह है और कर्नाटक यह है। समझने की कोशिश करें, हैदराबाद ठीक गोदावरी नदी के किनारे इधर नीचे दिखता है, कर्नाटक जो है कावेरी के। ठीक है, आए अब दूसरा यहां देखें, दूसरा देखें कर्नाटक। यहां हम कर्नाटक लिख लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक को कुछ हम ऐसे समझें, ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में भी 2 लोगों के बीच गद्दी को लेकर संघर्ष था। पहला था यहाँ अनवरुद्दीन, यहाँ एक नाम लिखें आप,
अनवरुद्दीन और इसके नीचे लिखे आप चांदा साहब। यहां हम लिखते हैं चांदा साहब। ध्यान दीजिएगा, अब यहां की स्थिति कैसे बनती है, अनवरुद्दीन और चांदा साहब। और यहां देखें, यहां अंग्रेज और यहां फ्रांसीसी। ये कर्नाटक है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां कर्नाटक की गद्दी के लिए अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच संघर्ष था। ये कैसे थी? कर्नाटक के नवाब थे दोस्त अली। ठीक है, दोस्त अली के समय में आप देखें, ये मराठा है, मैंने पीछे भी चर्चा किया, मराठा। दोस्त अली के समय में 1743 की घटना है। 1743 में मराठों ने, ध्यान रखिएगा, मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण करके, समझने की कोशिश करिएगा, मराठे सबको शत्रु बनाते जाएंगे, अंत में इनके लिए क्या हश्र होगा इसको आप बाद में हम समझाएंगे। 1743 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और दोस्त अली की हत्या कर दी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, दोस्त अली की हत्या कर दी और इनके दोस्त अली के दामाद चांदा साहब को बंदी बनाकर महाराष्ट्र लेके चले गए। ठीक है, और 1748 में ध्यान रखिएगा, 1748 में यही मराठे चांदा साहब को बंदी गृह से मुक्त कर दिए। अब देखें यहां उस समय राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आप इसको समझने की कोशिश करिए। जिस समय ये बंदी गृह से मुक्त होते हैं, वहां कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो अनवरुद्दीन, अब प्रश्न उठता, अनवरुद्दीन क्या कौन थे? क्या नवाबी खानदान के थे, दोस्त अली के खानदान के थे? ऐसा नहीं था। दोस्त अली के अल्पवयस्क पुत्र जब कर्नाटक की गद्दी नहीं संभाल पा रहा था, हैदराबाद का नवाब एक ऑफिसर अनवरुद्दीन को कर्नाटक के नवाबी सौंपा और यहाँ देख रेख करने के लिए कह दिया। अर्थात वह एक यहाँ का ऑफिसर था, वह नवाबी खानदान से नहीं था, नवाब नहीं था। अब ऐसी स्थिति में आप समझने की कोशिश करें, ऐसी स्थिति में यहाँ फ्रांसीसी थे, यहाँ अंग्रेज थे और हैदराबाद, कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच जंग छिड़ी थी गद्दी को लेकर, और कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चांदा साहब के बीच में जंग छिड़ी थी। और डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने यहाँ युद्ध के लिए प्रेरित किया। डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर कौन था? पांडिचेरी का डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले की महत्वाकांक्षा ने मुजफ्फर जंग और नासिर जंग से संधि करवाई। और ऐसी स्थिति में जब नासिर जंग और मुजफ्फर जंग और चांदा साहब की मदद करने के लिए डुप्ले सामने आया, अंग्रेजों के लिए अपरिहार्य रूप से नासिर जंग और अनवरुद्दीन को साथ तो देना ही था। अब क्या गुट कैसे बना? गुट बना अंग्रेज, नासिर जंग और अनवरुद्दीन, गुट नंबर 1। ये बहुत पूछा जाता है, इनके गुट में कौन था? और फ्रांसीसियों के गुट में था मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, गुट नंबर 2। वैसे गुट नंबर 1 ये है, गुट नंबर 2 ये है। जब इन्होंने एक गुट बना लिया तो दूसरा गुट स्वतः अंग्रेजों के साथ आ मिला। बातें क्लियर होती जा रही हैं। अब यहाँ गुट से प्रश्न बन सकता है। अब ऐसी स्थिति में जैसे हमने कहा कि युद्ध का विस्तार, अब युद्ध का विस्तार होना है। युद्ध के विस्तार में क्या होगा? इसी युद्ध के विस्तार में फ्रांसीसी, चांदा साहब और मुजफ्फर जंग तीनों ने मिलकर, यहां ऐसे दें, यहां हम देखते हैं एक युद्ध शुरुआत होता है, अंबूर का युद्ध। जैसे हमने पीछे बताया, अंबूर का युद्ध
1749। यहां से दो प्रश्न बनेंगे। अंबूर का युद्ध का डेट विशुद्ध रूप से पूछा जाता है और आपसे यह भी पूछा जाता है अंबूर का युद्ध किस आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच हुआ, प्रथम की द्वितीय, द्वितीय के हुआ, और प्रथम के बीच में कौन सा हुआ था, सेंट थोमे का युद्ध हुआ था, और तृतीय के बीच के तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, बंडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760। ठीक है, तो अंबूर का युद्ध 1749 में हुआ। अंबूर, ध्यान रखिएगा, अंबूर मद्रास, ये देखिए बिल्लौर के पास ये जगह है, बिल्लौर के पास अंबूर नामक स्थान पर अगस्त, ध्यान रखिएगा, हालांकि इतनी गहनता से डेट नहीं पूछा जाएगा, अगस्त 1749 में युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अनवरुद्दीन मारा गया। अब यहाँ फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चांदा साहब की संयुक्त सेना ने अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। कब, 1749 में हत्या कर दी, युद्ध में पराजित करके। और अनवरुद्दीन का बेटा, इनका नाम था मोहम्मद अली, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली, ये भागकर त्रिचनापल्ली में शरण लिए। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली भागे त्रिचनापल्ली में शरण लिए और अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई। अब देखिए, जब अनवरुद्दीन की हत्या कर दी गई, ऐसी स्थिति में कर्नाटक का बातें क्लियर हो गई। अब कर्नाटक का नवाब चांदा साहब को बना दिया गया और चांदा साहब, ध्यान रखिएगा, चांदा साहब अब कर्नाटक का नवाब बन गए। और 1700 कब की कहानी है, 1749 में। और चांदा साहब ये जो अर्काट है, अर्काट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिए। अर्थात कर्नाटक की राजधानी क्या थी, अर्काट थी। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब शासन करना शुरू कर दिए, अगले वर्ष 1750 में नासिर जंग की भी हत्या कर दी जाती है। एक युद्ध में नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है, ध्यान रखिएगा, 1750 में नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। अब नासिर जंग के जगह पर मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने गवर्नर और हैदराबाद का निजाम बना दिया। निजाम बन गए हैदराबाद, कब, 1750 में। ठीक है, जब 1750 में निजाम बन गए तो ऐसी स्थिति में डुप्ले का एक अधिकारी बुस्सी, ये पांडिचेरी है, ध्यान रखिएगा, पांडिचेरी से मुजफ्फर जंग को हैदराबाद लेके जा रहे थे। पांडिचेरी से मुजफ्फर जंग को हैदराबाद लेके जा रहे थे, ध्यान से गंभीरता पूर्वक सुनिएगा, हैदराबाद ले जा रहे थे। तो इसी में बीच में मुजफ्फर जंग की किसी पठान ने हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी जाती है तो बुस्सी अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए 1751 जब लेके जा रहे थे, 51 में मुजफ्फर जंग के पुत्र सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद का निजाम बना दिया। हालांकि बीच में बहुत सारी छोटी मोटी बातें होती हैं, भूमि का लेन देन होता है ना। मुजफ्फर जंग ने कृष्णा नदी का दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी सरकार का कुछ हिस्सा डुप्ले को दे देता है, वो तो बात की बात है ना। अब सलाबत जंग हैदराबाद का निजाम बन जाता है और सलाबत जंग से, देखिए ध्यान रखिएगा, सलाबत जंग से सबसे पहली बार डुप्ले ने एक संधि की जिसको सहायक संधि के रूप में जाना जाता है। ये 1751 की घटना है। अर्थात डुप्ले ने सबसे पहले सलाबत जंग से सहायक संधि की, या हैदराबाद के निजाम से सबसे पहले सहायक संधि की। और भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता क्यों कौन था, डुप्ले था। आइए देखते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि कर्नाटक के निजाम गद्दी एकदम क्लियर हो गई। अब बात आती हैदराबाद की। हैदराबाद और कर्नाटक दोनों में गद्दी मिल जाती। अब ध्यान देने की जरूरत है, जो चांदा साहब ने पराजित किया, चांदा साहब मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का पुत्र मोहम्मद अली
ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली भागकर त्रिचनापल्ली चला आया था। जब वो त्रिचनापल्ली भाग के चला आया था तो यहीं पर ये रहने लगा। और अब ध्यान देने की जरूरत है, त्रिचनापल्ली में ठीक है। अब देखें कि त्रिचनापल्ली के घेरा, दूसरे चरण का विस्तार देखें। ठीक है, त्रिचनापल्ली की घेराबंदी। अब प्रश्न उठता है, त्रिचनापल्ली की घेराबंदी का अभिप्राय है कि त्रिचनापल्ली में जो मोहम्मद अली का पुत्र दोस्त अली बंदी था, यहां पर चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने मिलकर त्रिचनापल्ली की घेराबंदी कर दी। इस पर कब्जा करने के लिए, मोहम्मद अली को पराजित करने के लिए। यह घटना है 1752 की। जब घेराबंदी कर दी, ऐसी स्थिति में त्रिचनापल्ली से इनका मोह भंग करने के लिए क्लाइव ने सलाह दिया कि आरकाट की घेराबंदी करें, अंग्रेज आरकाट की घेराबंदी कर दें। जब आरकाट की घेराबंदी कर देंगे तो ऐसी स्थिति में चांदा साहब का ध्यान यहां भंग हुआ, फलतः यहां घेराबंदी चलता ही रहा। त्रिचनापल्ली में घेराबंदी चलता ही रहा। 53 दिन तक क्लाइव ने त्रिचनापल्ली के घेराबंदी किया। और ऐसी घेराबंदी में जो है एक स्ट्रिंगर लॉरेंस एक अंग्रेज ऑफिसर था। अंग्रेज ऑफिसर ने चांदा साहब को त्रिचनापल्ली से घेरा हटाने के लिए कहा। और अंत में दबाव इतना पड़ा कि चांदा साहब यहां से त्रिचनापल्ली से भागे। और भागने के बाद तंजौर के राजा ने, देख रहे हैं ये तंजौर के राजा ने इनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद चांदा साहब को धोखे से हत्या कर दी। ठीक है, चांदा साहब की धोखे से हत्या कर दी। और अब देखिए, अब क्या हुआ, चांदा साहब की हत्या हो गई और चांदा साहब के जगह पर मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए परिणाम क्या होता है, कर्नाटक में अंग्रेज और हैदराबाद में फ्रांसीसियों का दबदबा बना रहा। और इसी में पांडिचेरी की संधि हो गई। पांडिचेरी की संधि 1754 में, जिस पर यह निर्णय लिया गया, महत्वपूर्ण है। पांडिचेरी की संधि में यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज तथा फ्रांसीसी अब किसी भारतीय राजे रजवाड़े नवाबों से कोई उपाधि धारण नहीं करेंगे और एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। और तीसरी बात यह कि एक दूसरे का जीता हुआ जगह वापस हो गया। इस प्रकार से हैदराबाद पर कब्जा जमाए रहे और बुस्सी के नेतृत्व में एक सहायक सेना हैदराबाद में बनी रही। ये महत्वपूर्ण संधि रहा। ठीक है, इस प्रकार से आंग्ल कर्नाटक युद्ध की बात यहाँ रही। अब इसमें देखा जाए कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। शीघ्र हम इस पर जैसे तीनों आंग्ल कर्नाटक युद्ध समाप्त करेंगे। यहाँ से एक 10-15 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको दी जाएगी। इसको आप देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।